बेटर, लव मैरिज, अरेंज मैरिज? मेरा पहला सवाल है कि मैरिज या नो मैरिज। एक तो पहला सवाल मैरिज या नो मैरिज ठीक है। तो मैरिज या नो मैरिज? मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर मैरिज का बहुत सेफ नहीं है। क्यों? फिर एक बात है, इवोल्यूशन का माइंडसेट कहें या वैसे माइंडसेट कहें, हर इंसान के दिमाग में, इंसानी नहीं, हर स्पीशीज के दिमाग में, हर प्राणी के दिमाग में तराजू रखा हुआ है। हाँ। उसके एक तरफ कॉस्ट है, एक तरफ बेनिफिट है। आप कहें ना कहें, आपके दिमाग में 24 घंटे वो तराजू एक्टिव रहता है हर चीज में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हर ह्यूमन रिलेशन अल्टीमेटली, यहां तक कि फैमिली के अंदर भी इसी सिस्टम पे काम करते हैं। माँ और बच्चे का रिलेशन, स्पेशली जब बच्चा बहुत छोटा हो तो थोड़ा सा इससे अलग, उसको अनकंडीशनल लव कह देते हैं, अदरवाइज हर ह्यूमन रिलेशन इसी पे टिका हुआ है। ठीक है। शादी छोड़ के बाकी सारे रिश्ते, ऑलमोस्ट सारे रिश्ते फैमिली वाले गिवन है। मैं अपने पिताजी को नहीं चुन सकता, माँ को नहीं चुन सकता, भाई बहन नहीं चुन सकता, वो तो गिवन है। हाँ। जहां गिवन है वहां दिमाग उतना चलता नहीं कि फायदा है कि नुकसान है। ट्रू, ये है तो चॉइस है तो है। अब क्या, कभी कभी आप दुखी हो सकते हैं कि अच्छा बाप मिल जाता, अच्छा भाई मिल जाता, अच्छी बहन मिल जाती। कभी कभी खुश हो सकते हैं, अच्छा वो नहीं मिला, मेरे वाले ज्यादा अच्छे हैं, पर चॉइस नहीं है वहां पर आपके पास। हमारी पूरी जिंदगी में एक ही रिश्ता जहाँ चॉइस है, फैमिली रिलेशन की बात करूँ, दोस्तों को छोड़ के बात कर रहा हूँ, वो स्पाउस है। और ये भी तय है कि स्पाउस का इम्पैक्ट हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा है। इनिशियल पार्ट ऑफ लाइफ छोड़ दें, मोटे तौर माने जी 25 की उम्र में शादी हुई तो 25 से लेके 75, 80, 90 जो भी है, लगभग 3/4 ऑफ द लाइफ उसी का इम्पैक्ट रहने वाला है। और 24 घंटे का इम्पैक्ट है, ना माँ के साथ 24 घंटे, ना बाप के साथ, ना भाई के साथ, ना बहन के साथ, वहां 24 घंटे का है। जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है शादी, तो कॉस्ट बेनिफिट का तराजू सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। ये अलग बात है कि शादी कम उम्र में हो गई, जब तक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका डेवलप ही नहीं हुआ था, तो आप सोचते नहीं, इमोशन से बह के शादी कर लेते हैं। 18, 20, 22 साल के बच्चे हैं, प्यार हुआ, भागे शादी कर ली, वो एक अलग बात है। पर अगर आप 25 क्रॉस कर गए और ये हिस्सा डेवलप हो गया, तराजू ठीक से डेवलप हो गया, आप देखेंगे जो 25 तक शादी नहीं करते फिर अक्सर वो लेट हो जाते हैं। फिर वो 30 हो गया, 35 हो गया, तराजू बहुत एक्टिव हो गया। अब उनको हर मामले में लगता है कि यार बेनिफिट ज्यादा है कि कॉस्ट ज्यादा है। वो नोट्स बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, और हमेशा लगता है कि ये पैकेज ठीक नहीं है, इसमें लॉस ज्यादा है। इन टोटलिटी मुझे ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में मैरिज सिस्टम अपने आप में जितने बेनिफिट देगा उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स देगा। तो जो जेनजी है, आप भी जेनजी वाले शायद होंगे, वो जो जेन अल्फा है, उसमें टेंडेंसी ये बढ़ेगी कि लोग शादी ना करें। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये टेंडेंसी और बढ़ेगी कि शादी ना करें। ये मेरा अनुमान है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, मुझे लगता है कि ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि शादी से जो बेनिफिट्स मिलते थे वो बिना शादी के ही मिल रहे हैं। भाई पुराने जमाने में लोग शादी क्यों करते थे? क्योंकि उनको सेक्सुअल नीड्स फुलफिल करने का एक ही रास्ता था, शादी। या तो रेड लाइट एरिया में आप जाएंगे, मेल्स को ये ऑप्शन मिल जाएगा, पर ये कोई ऐसा ऑप्शन तो है नहीं कि आप इसके भरोसे जिंदगी गुजारेंगे। नहीं तो एक ही तरीका है, समाज ने एक ही रास्ता छोड़ रखा है, शादी। सेक्सुअल नीड्स एक उम्र के बाद परेशान करती हैं, वो आपको पूरी करनी ही है, तो शादी कर लो। इसलिए कल्चर क्या थी, लड़कियों के पेरेंट्स बहुत जोर लगाते थे कि बेटा शादी से पहले मिलना नहीं है। बहुत बाद में हुआ तो मुंह दिखाई कर लो, मिलने के टाइम पे 2 मिनट बात कर लो अकेले में, लेकिन मिलना नहीं। क्योंकि लोगों को आइडिया है कि वो खुमार 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन में खत्म हो जाएगा। और फिर हो सकता है, स्पेशली लड़के के मामले में हो सकता है कि उसको लगे कि नहीं, उस खुमार को उतरने से पहले ही शादी करवा देनी है, जिंदगी भर का इंश्योरेंस लेना है। क्योंकि लड़कियों के पास उस समय नौकरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई है नहीं, समाज ने भेजा ही नहीं पढ़ने लिखने के लिए। नौकरी केवल बेटा करेगा, खेती केवल बेटा करेगा, बाहर का सारा काम बेटा करेगा, कमा के बेटा लाएगा। बेटे की जरूरतें पूरी करने के लिए एक दुल्हन आएगी। दुल्हन के पास यूएसपी क्या है कि वो उसकी एक नीड को पूरा कर सकती है। दुल्हन से कोई पूछेगा ही नहीं कि तुम लड़का पसंद है कि नहीं है, कोई नहीं पूछता था। और सबको पता है, लड़की के बाप को भी, लड़के के बाप को भी सबको पता है, क्योंकि वो भी उस दौर से गुजरे हुए हैं, कि सेक्सुअल नीड्स कुछ समय के बाद जब कम होती हैं या मन भरने लगता है तो विवाह नहीं टिकता उसके बाद। तो 2 सिस्टम्स आप देखेंगे पुराने समाजों में, एक तो शादी से पहले मेल मिलाप नहीं हुआ, दूसरा शादी के बाद तलाक नहीं हुआ। चाहे आप कैथोलिक्स में देखें
यहूदियों में देखें, हिंदुओं में, सिखों में, जैनों में, बौद्धों में देखें, मुस्लिम इसके अपवाद हैं थोड़े से। डिवोर्स नहीं होगा, क्योंकि डिवोर्स का दरवाजा खोल दिया तो लाइन लग जाएगी। तो मौका देना ही नहीं है, बांध लेना है। अब आज के समाज में क्या है, लड़कियां खूब पढ़ती हैं, कॉलेज जाती हैं, उनकी नौकरी है, करियर है। मैं स्पेशली बॉम्बे, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, गांव में भी वही चल रहा है। अब यहाँ डेटिंग साइट्स हैं, नौकरी में लोग मिलते हैं, स्कूल कॉलेज में लोग मिलते हैं, हजारों इंटरेक्शंस हैं। अगर प्रेम हो गया, कानून आपके फेवर में है। अगर आप 18+ के हैं या दोनों बच्चे 18 से कम के हैं या दोनों 18 से ऊपर हैं, कानून परेशान नहीं करता आपको, कोई रोक ही नहीं सकता। कोई पुलिस, कोई समाज आपको मना कर ही नहीं सकता प्रेम करने से लीगली। तो आप कर रहे हैं। सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, रील लगातार देख रहे हैं, टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, हर जगह वैसा माहौल है। डेटिंग साइट्स पे लाइन लगी हुई है, आपको इतने ऑप्शंस मिल जाते हैं। हालांकि उसमें खतरे भी होते हैं, बहुत इंसिडेंट्स हैं, लेकिन ऑप्शंस तो हैं। पहले खतरा क्या था कि अगर फिजिकली इंटीमेट हो गए और लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो जिंदगी खत्म। ये सबसे बड़ा खतरा रहा है। हमने लिटरेचर में देखा है, 1000 साल के लिटरेचर में लगभग हर सदी में कुछ ऐसी रचनाएं हैं जहां महिला प्रेग्नेंट हो गई और जिंदगी खत्म हो गई। ये सबसे बड़ा खतरा रहा है ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट। एनिमल्स में खतरा नहीं है, क्योंकि हमारी शादी का सिस्टम नहीं है, ह्यूमंस में है। क्यों खत्म हो गई? क्या 1961 में पहला कॉन्ट्रासेप्टिव यूके में आया, जिसमें यह हुआ कि आप, मतलब महिलाओं के लिए था, एक पिल थी, उसको लोगों ने मैजिक पिल बोलना शुरू किया वहां पर। वो प्रेगनेंसी को रोक सकती थी। 1961 के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत सारे आ गए। पहली बार दुनिया उस स्थिति में है जहां फिजिकल इंटीमेसी के बाद भी आप मां ना बनना चाहें तो ना बने, जबरदस्ती नहीं। जब ये हो जाएगा, ओपननेस है ही, लोग मिल रहे हैं बाहर, उनमें से बहुत लोगों को शादी करने की जरूरत क्यों लगेगी? एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिनके लिए शादी का इतना ही मतलब था। उन्हें वो सब मतलब नहीं था कि 2 लोग रहेंगे, आत्मा, तन, मन, विचार मिलेंगे और हम लोग कंपेनियनशिप, वो सब तो शहरी किस्म की बातें हैं। एक आम जो बच्चा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, मजदूरी करता है, वैसे उसके दोस्त हैं, उनकी भाषा में जब बात होती है तो शादी किस लिए की जाती है? कि एक लड़की चाहिए जरूरतें पूरी करने के लिए, और बच्चे चाहिए, और वो लड़की घर में आएगी, घर का माहौल ऐसे कि वो उसमें ढलना ही होगा उसको, क्योंकि कल्चर ये भी है कि डोली यहां से गई, अर्थी वहां से उठेगी, वापस नहीं आना है, अलग नहीं होना है। डिवोर्स का कानून हमारे समाज में 1955 में आया है। 1955 से पहले कोई हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध तलाक ले ही नहीं सकता था। 1955, अभी सिर्फ 70 साल हुए हैं। तलाक का ऑप्शन नहीं है। संस्कार है कि लड़की वापस नहीं आएगी अपने मायके में, लड़की वापस नहीं आई तो कहां जाएगी? ससुराल में ही रहना है और वहां पति की जरूरतें पूरी करनी है। ये एक सेटअप था जो दुनिया के अधिकांश समाजों में था। अब ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर किसी को शादी केवल इसलिए करनी थी कि मेरी नीड्स पूरी हों, हजारों ऑप्शंस हैं। ऐसे बहुत लोग, उनको पेरेंट बनना ही नहीं है। मेरे कई दोस्त हैं जिनकी उम्र 40 के आसपास से, पति पत्नी है, पेरेंट नहीं है ना, उनको बनना है, नहीं बनना। डिंक बोलते हैं वो लोग उनको, डबल इनकम नो किड्स, या सिंक हो गया, सिंगल इनकम नो किड्स हैं। चाहिए नहीं बच्चे। हम पूछते हैं कि बच्चा क्यों नहीं चाहिए, बोलते हमने पूछा कि आपको क्यों चाहिए? आपकी चॉइस आपको चाहिए, हमारी चॉइस हमें नहीं चाहिए। तो जिसको बच्चा चाहिए ही नहीं, उसके लिए शादी का क्या मतलब था? नीड्स पूरी हो जाए, एक दोस्त मिल जाए जिंदगी भर के लिए। दोस्त वैसे मिल सकते हैं, कोलिविंग में मिल जाते हैं। कोलिविंग में ये ऑप्शन भी है कि आप एक समय के बाद नहीं कंपैटिबल है, अलग हो जाइए, क्यों साथ रहना है? दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों समझदार हैं, कॉन्फिडेंट हैं, सिक्योर हैं, कोई इनसिक्योरिटी है नहीं, तो क्या परेशानी है उनको? इसलिए जिस गति से लोग पढ़ लिख रहे हैं, बड़े शहरों में रह रहे हैं, कमा रहे हैं, ओपननेस जो उनके थॉट्स में आ गई है, क्रॉस जेंडर जो इंटरेक्शंस की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ गई है, ग्लोबल कल्चर का जो इम्पैक्ट है, अमेरिका में, फ्रांस में क्या हो रहा है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक ठाक चांसेस हैं कि शादी का इम्पैक्ट कम होता जाएगा। अभी भी हिस्ट्री में हाईएस्ट नंबर ऑफ सिंगल लोग आज हैं। हाँ, पर जेन्युइन है, मुझे फैक्ट नहीं पता, पर एकदम which is the अंडरस्टैंडेबल है। हाईएस्ट नंबर ऑफ सिंगल पीपल टुडे इन द वर्ल्ड। मैंने कुछ दिन पहले ऑफ पीपल हु आर चूजिंग नॉट टू बी मैरिड, not to also be in a relationship of any form of commitment. They are like non-committal relationships में हम रह लेंगे, committed relationship में हम किसी में भी नहीं। हाईएस्ट नंबर ऑफ NCM उसको बोलते हैं
क्या है, नहीं कमिटेड क्या है, नॉन मोनोगैमी वाला एक शब्द चलता है आजकल, जिसका मतलब ये कि हम ट्रांसपेरेंट है पर नॉन मोनोगैमस है और हमारे अंदर है। या पॉलीमेरोस रिलेशनशिप सुनते हो ना, पॉलीएमरोस रिलेशनशिप। डू यू फील लोग पॉलीगैमस ही होते हैं? पॉलीगैमस अलग है, पॉलीएमरोस अलग है, एकदम अलग अलग बातें हैं। नहीं, बाय बर्थ डू यू फील ह्यूमंस? यस वेरी मच, नॉट इवन ह्यूमंस, इवन द एनिमल्स तो आर देयर, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर। एनिमल्स की बात नहीं, बर्ड्स की बात कर रहा हूँ। बर्ड्स के बारे में ये गलत फहमी रही है लंबे समय तक कि वो मोनोगैमस होते हैं, लेकिन जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिसर्च हुई तो पाया गया सर, दरअसल मोनोगैमी के 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है मेंटल मोनोगैमी, कि मेरे दिमाग में भी किसी और का विचार नहीं आएगा। एक होती है सेक्सुअल मोनोगैमी, कि दिमाग में बेशक आता रहे पर रिलेशनशिप एक से रहेगी। एक होती है जेनेटिक मोनोगैमी, कि रिलेशंस किसी से बनते रहें पर माँ बाप बनेंगे तो हम दोनों ही बनेंगे, किसी और के साथ नहीं बनेंगे। एक होती है सोशल मोनोगैमी, कि माँ बाप किसी और के साथ बन भी गए ना तो समाज को दिखेगा यही कि हम दोनों पति पत्नी हैं और ये हमारा बच्चा है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो उन पेरेंट्स के साथ नहीं है, जो दरअसल जिसके हैं। ऐसी कहावतें हैं, मदर्स बेबी फादर्स में बी, एक ऐसी कहावत बहुत प्रसिद्ध है, अफ्रीकन कहावत है। ये एक ब्रिटिश कहावत है, मदर इज ए फैक्ट, फादर इज ए फेथ। भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पहले कोई कैसे क्लेम कर सकता था कि ये मेरा बाप है कि नहीं है? तो भरोसा है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लग जाता है, और ये तो मुश्किल से पिछले 50 साल की बात है, 30 साल की बात है। तो 30 साल पहले तक दुनिया में केवल भरोसा चल रहा था। अभी ब्रिटेन में शाही परिवार के एक बच्चे का जब जेनेटिक स्ट्रक्चर देखा गया तो उसके जीन्स में इंडियन जीन्स भी देखे गए हैं। आप किसी का भी निकाल लेंगे पूरी कुंडली तो विश्वास उठ जाएगा। पीछे की किसी ना किसी पीढ़ी में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। तो भरोसे पे दुनिया चल रही है। ये भरोसे पे है और क्या है भाई। तो, हाँ आप बताओ। तो सोशल मोनोगैमी, हम लोग सोशल मोनोगैमी में आमतौर पर रहते हैं। तो मेरा मानना ये है, पक्षियों के बारे में भी ये माना गया फाइनली, उनमें सोशल मोनोगैमी है, उनमें जेनेटिक या सेक्सुअल मोनोगैमी नहीं है। कबूतर कबूतरी एक बच्चा पाल रहे हैं मिलके, पर हो सकता है उस कबूतर का ना हो, पर वो एक कपल की तरह से पालेंगे क्योंकि उनकी स्पीशीज को बाई पेरेंटल केयरिंग चाहिए। जहां तक ह्यूमंस की बात है, ह्यूमंस के बारे में सामान्य धारणा यही है कि वो मेंटल मोनोगैमी तो इम्पॉसिबल ही मान के चलिए। सेक्सुअली मोनोगैमस मेरे ख्याल से ठीक ठाक संख्या में लोग होते हैं, जिसमें एक बड़ी वजह है कि उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती हैं। एक ट्राइबल माहौल में आपकी शादी हुई, वहां इतनी बंदिशें हैं कि कोई संभावना ही नहीं है, और अगर आपने गलती की तो सीधे मर्डर हो जाएगा आपका। तो कई लोग रहेंगे जिंदगी भर रिलेशनशिप में ही नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो एक से रहेंगे। ऐसे लोग बहुत सारे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ह्यूमन सोसाइटी, अगर नेचर की बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेल्स, तो मोनोगैमी एक कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, वो नेचुरल फिनोमिना नहीं है। व्हाई यू सेड मेल्स? विमेन में नहीं होता ये? विमेन के मामले में उतना नहीं मानते हैं। उसकी वजह यह है कि जब दोनों में इंटरेक्शन होता है, 2 वजहों से ऐसा कहा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फीमेल्स में नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ स्पेशली इन मेल्स, टू ए ग्रेट एक्सटेंट फीमेल्स में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन 2 रीजन इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। पहला रीजन ये है कि जो इमोशनल लव है, जनरल परसेप्शन ये है कि आदमी का इमोशनल लव बहुत तेजी से उठता है, उतना ही तेजी से डाउन चला जाता है। शुरुआती प्रेम में आप देखेंगे लड़के ज्यादा उत्सुक रहते हैं, हर चीज में डिमांड वही करते हैं, हर नया प्रस्ताव वही देते हैं। उनके हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन को बहुत परेशान करता है, पर वो तब तक है जब तक फिजिकल इंटीमेसी नहीं बनी है। फिजिकल इंटीमेसी बनने के बाद, या 2, 4, 10, 20 बार बनने के बाद बहुत तेजी से उनका ग्राफ नीचे आना शुरू होता है। इसलिए महिलाओं को अक्सर शिकायत रहती है कि तुम जैसे पहले थे वैसे अब नहीं हो। और वो बेचारा जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा, उसकी नेचर वैसी है। एवोल्यूशन में उसको बनाया ऐसा गया है। फीमेल्स का जो लव का फिनोमेना है वो समय के साथ मैच्योर होता है, एक झटके में नहीं होता, वो धीरे धीरे उस स्थिति में आती हैं। चाहे वो फिजिकल लव हो चाहे नॉन फिजिकल लव हो। फिजिकल लव में भी उन्हें वक्त लगता है इंटीमेट होने में और इंटीमेसी के उस बिंदु पर पहुंचने में, जो मेल्स को नहीं लगता है। और जब साथ रहने लगती हैं धीरे धीरे उनका प्रेम गहरा होने लगता है। दिस इज नॉट अबाउट ऑल द विमेन, इन जनरल।
और उनके प्रेम में इमोशनल एलिमेंट ज्यादा हो, ये संभावना ज्यादा रहती है। दिस इज वन थिंग। दूसरा, मेल्स की सेक्सुअल लाइफ की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। 14-15 साल की उम्र से 55-60, आजकल तो शायद 65-70 की उम्र तक भी वो एक्टिव रह लेते हैं। एंड दे हैव द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन इवन इन द एज ऑफ 50, 55, 60, 65, 70। तो फीमेल्स को ये भी पता है कि हमारा एट्रैक्टिव होना, मदर हो पाना बहुत दूर तक चलेगा नहीं। तो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में बात कही जाती है, तो उनमें डेविएशन का स्कोप थोड़ा सा कम इस अनकॉन्शियस एलिमेंट से भी होता है कि एक को चुने, वो बात तक हमें सुरक्षा दे, तो जरूरी है कि एक ठीक से चुन लें, उसके साथ हम रहें। तो दूसरा पैरामीटर क्या हुआ? इमोशंस। तीसरा, उनकी जो बायोलॉजी है उसका अंतर भी उनको थोड़ा सा परेशान करता है। इसलिए विमेन में ये टेंडेंसी थोड़ी सी कम दिखेगी कि वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में हो। सोशल कंट्रोल भी इसमें एक फैक्ट है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। सोशल कंट्रोल कम भी हो तो भी अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से रिलेटिवली मेल्स में टेंडेंसी आपको ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि अगर आप पूरा डिजाइन देखें, बच्चा पैदा करने में उनकी भूमिका केवल कुछ मिनट की है और माँ की पूरी 9 महीने की है। उन कुछ मिनटों के बाद वो फिर भूखा है, उसको फिर जरूरतें हैं 1 दिन 2 दिन के बाद। फिर उसके अंदर ये टेंडेंसी भी है कि कुछ नयापन हो, ये भी इवोल्यूशन से आ रहा है। उसका इवोल्यूशनरी डिजाइन केवल एक ही है कि उसको अपनी संतान पैदा करनी है सुरक्षित, और संतान जहां से भी पैदा हो सकती है करनी है। इसलिए जो सुंदर स्वस्थ फीमेल्स उसको देखेंगे उसके मन में अट्रैक्शन आएगा, और अट्रैक्शन का इतना ही मतलब है कि उसका जेनेटिक मेकअप उसको परेशान कर रहा है कि इस महिला के थ्रू भी संतान पैदा कर लो ताकि तुम्हारे बेस्ट जीन सुरक्षित रहें। इतना ही मतलब है इसका। इस प्रकृति को न विवाह से मतलब है, तलाक से मतलब है। प्रकृति को मतलब केवल एक चीज से है कि आप मरने से पहले अपना बच्चा पैदा कर दें, सर्वाइवल बना रहे। क्योंकि महिला को 9 महीने लगने हैं और उसके बाद दूध भी उसको पिलाना है, पालना भी उसको है। उसके लिए प्रैक्टिकल भी नहीं है कि वो बहुत सारे मेल ढूंढे। मेल का काम कुछ मिनट का ही है, इसलिए वो बार बार अपने जीन्स छोड़ सकता है, अपने जो स्पर्म छोड़ सकता है, यहाँ भी वहां भी, ताकि उसकी जनरेशंस आगे बढ़ें, कंटिन्यू हों।